ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 to 6 और 13 ग्रुप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में टोटल 18 ग्रुप्स है, 13 to 18, जिसमें हम लोग 13 ग्रुप पहले अच्छे से स्टडी करेंगे। 13 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम्स होते हैं। जो स्टार्टिंग से बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई एंड साइज के ऊपर बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई बोलो, साइज बोलो, एक ही चीज हुआ। यहाँ पर देखो ये सब एलिमेंट्स हैं और इसके यहाँ पर साइज लिखी हुई है। यानी बोरोन की साइज जो आपके पास है वो 8 पिकोमीटर है, एल्यूमिनियम 143 है, गैलियम देखोगे तो 135, मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज करने इंक्रीज करने की जगह पर डिक्रीज हो गया। फिर देखो आगे बढ़ोगे तो आपके पास 167 इंडियम का होता है और जो थैलियम का है 170 है, मतलब यहाँ पर भी ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं है। तो इसके पीछे मेन देखो रीजन क्या होगा। एल्यूमिनियम से आप गैलियम में जैसे जाते हैं वहां पर साइज इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि गैलियम से आप इलेक्ट्रॉन भरने से पहले आप इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भर के आते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से आउटर पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और साइज जहां बढ़ना चाहिए वहां पर अट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाती है। तो इसलिए इसका एक करेक्ट ऑर्डर लिखा जाए तो पहले आपके पास होना चाहिए बोरोन साइज के अकॉर्डिंग, फिर एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो गैलियम से भी बड़ा है, फिर उसके बाद इंडियम, फिर थैलियम। सबसे बड़ा साइज तो खैर थैलियम की ही होगी। अब देखो नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे तो सेम ही ऑर्डर होगा क्योंकि वो भी इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बोरोन की होगी, फिर क्या होगी, फिर गैलियम की हो जाएगी यहाँ पर एल्यूमिनियम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैल्यूमिनियम के अंदर ज्यादा आउटर पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो वहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है। तो इसलिए पहले तो बोरोन का होगा, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम को चेक करेंगे तो ज्यादा फिर गैलियम का हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम का आएगा, फिर इंडियम, फिर थैलियम। अब चेक करो मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो वो डिपेंड होती है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना आपके पास कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर और भी ज्यादा हाई होगा। तो देखो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीजेस होती है बोरोन टू एल्यूमिनियम ड्यू टू इंक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी, बट सॉरी डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, एल्यूमिनियम टू थैलियम जाते हैं, इट गोज इन डिक्रीजिंग ड्यू टू इरेगुलर इन साइज। यहाँ पर जो साइज होती है ना वो इरेगुलर टाइप की, आपको दिखा रहे हैं कहीं थोड़ा बढ़ रही है, कभी कभी बहुत ही कम हो जा रही है बीच में। तो इसकी वजह से याद रखना कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मेटालिक कैरेक्टर्स होती है वो एल्यूमिनियम की निकल के आती है। सब कुछ एवरेज देखा जाए, एटॉमिक साइज देखा जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी को चेक किया जाए, तो सब कुछ को रखने के बाद सबसे ज्यादा जो आपके पास रिएक्टिविटी आती है मेटल्स के ऊपर चेक करते हैं, तो एल्यूमिनियम पूरे 13 ग्रुप में सबसे अच्छा मेटल माना जाता है। फिर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस चेक करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके पास होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्वेश्चन जो होते हैं राइज वो यहाँ से होते हैं। अभी तक वो चीज छोटी छोटी थी तो फ्लूइडिटी के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये स्टार्टिंग होता है, पहले तो याद रखना कि ये सिर्फ 3 ही ग्रुप के ऊपर काम कर रहा होता है, 13 to 15। उसके आगे फिर धीरे धीरे डिक्रीज खत्म हो जाता है, धीरे धीरे इफेक्ट आगे जाके कंप्लीट खत्म हो जाता है। लेकिन 13 to 15 के अंदर देखो काम क्या कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो आपके पास सबसे लास्ट वाले जो होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में, तो सबसे लास्ट में आते हैं थैलियम। थैलियम क्या करता है कि इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सबको मालूम है कि +3 सब लोग बना सकते हैं, क्योंकि बोरोन भी चाहता है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर शेयर कर सकता है, एल्यूमिनियम भी शेयर कर सकता है, गैलियम भी कर देता है, इंडियम भी कर देता है, लेकिन थैलियम नहीं कर पाता है। थैलियम क्या करता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है? तो थैलियम का आप एटॉमिक नंबर अगर चेक करोगे तो शायद 81 के आसपास आता है। अब जब आप 81 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, पहले आप 81 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या क्या पहले होगा। उसके अंदर तो पहले आपके पास डी भी आए होंगे, एफ भी आए होंगे, यानी कि आप पहले 6x को कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर किसका, फिर 4f को भी कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर 5d को भी कंप्लीट किए होंगे, फिर जाके आपके पास 6p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन एफ में भी पूरी तरीके से भर चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। उसके बाद फिर आप 5d में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसकी वजह से ये भी कोई खास स्क्रीनिंग तो है नहीं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, मतलब स्क्रीनिंग बहुत अच्छा नहीं कर रहा लेकिन आपके पास चार्ज तो बढ़ रही है। फाइनली आपके पास यहाँ पहुंचते हैं, यानी हम सिंपली से ऐसे बोल सकते हैं जो 4f है 5d है वो तो पहले आ जाएगा, 4f तो पहले आएगा ऑर्बिटल्स, 5b फिर आएगा, फिर उसके बाद 6s आएगा,
और फिर लास्ट में 6p आएगा। ये सही ऑर्डर होता है इसका। तो 4f में 14 पहुंच चुका है, 4b आपका कंप्लीट है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 6p में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आपने इतने सारे भर के ऊपर तक पहुंचे होगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो काफी हाई हो ही गया होगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, ये अट्रैक्शन लगाएगा तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन अच्छा स्क्रीनिंग नहीं बनाएंगे तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी स्क्रीनिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। इस ब्लॉक की स्क्रीनिंग अच्छी होती है इसलिए अब ये चार्ज यहाँ पर भी जाएगा, सारा चार्ज यहाँ पर जाने लगेगा फिर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो 6s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बॉन्डिंग में जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है जिसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सिर्फ 6p के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। 6s के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या के बॉन्डिंग के प्रति वो इनर्ट हो चुके हैं। इनर्ट का मतलब है अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब है बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, और पेयर का मतलब ये 2 है, और इस तरह के इफेक्ट को नाम दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर होता क्या है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर आपके पास जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसी की वजह से याद रखना बोरोन तो +3 मतलब ये NS के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, NP के भी कर लेता है, सेम यहाँ तक सब काम कर लेते हैं। लेकिन थैलियम के अंदर क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ गया होता है, इस पे अट्रैक्शन काफी है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, इसलिए ये TL+1 पे ये ज्यादा स्टेबल होता है TL3 पर एज कम्पेयर टू करोगे तो। अगर बोरोन का केस चेक करोगे तो +3 ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होंगे, नीचे वाला TL+1 ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप कार्बन फैमिली को देख लोगे तो कार्बन में +4 ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन नीचे वाला जो आपके पास लेड होता है वो +2 पर ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से अगर हम मान लो कि नेक्स्ट ग्रुप में आ जाए, 15 ग्रुप में अगर आ जाए तो Bi3 यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो, बाकी सब 5 पे भी स्टेबल होंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में सबको मालूम है कि वो 5 नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन लिए हम लोग, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको मैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो 3 आपके पास दिए हुए इसको कह रहा है कि अरेंज करो द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। तो देखो तो इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंडियम के ऊपर ट्रिपल+ है, गैलियम के ऊपर ट्रिपल+ है, एल्यूमिनियम के ऊपर ट्रिपल+ है, तो इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले कौन होना चाहिए? ट्रिपल+ किसका ज्यादा स्टेबल होगा, तो ट्रिपल+ देखो यहाँ पर आपके पास है, तो जो एलिमेंट्स जितना ज्यादा ऊपर होगा उसका ट्रिपल+ ज्यादा आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका और एलिमेंट 3 लूज करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो देखो सबसे ऊपर कौन सा है इसमें, अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे, गैलियम लेंगे, इंडियम लेंगे, एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर है, गैलियम आपके पास यहाँ पर है, इंडियम आपके पास यहाँ पर है। देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर फिर से वही चीज है, अट्रैक्शन बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इसलिए नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कम लोअर ऑक्सीडेशन पर ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब +1 पे वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द +3 के ऊपर। तो देखो तो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, +3 पर, +3 है तो ऊपर से चेक करना पड़ेगा, जो ऊपर पहले होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल +3 पर एल्यूमिनियम होना चाहिए, फिर क्या बोलोगे हम लोग, फिर नीचे आएंगे तो गैलियम मिलेगा और फिर नीचे होगा इंडियम होगा। चलो यहां से देखो तो ये कौन सा स्टेबल है, सेकंड नंबर का, इंडियम पर प्लस है, गैलियम पर भी 1+ है, एल्यूमिनियम पर भी 1+ है, तो 1+ में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्राई कीजिए 1+ में, यहाँ पर तो सब बता ही चुके हैं। सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, ओके, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो तो थर्ड नंबर Pb+2, जर्मेनियम +2, टीन +2, मतलब ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स है, और +2 पे चेक करना ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो ऊपर वाले जितने होंगे सब +4 पे स्टेबल होंगे, क्योंकि ऊपर वाले आराम से NS के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, NP के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन जो नीचे वाले होंगे वो NS में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो 2 पे स्टेबल कौन ज्यादा होगा? Pb2+, हाँ,
Pb प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसके जर्मानियम 3 3 ना, फिर नीचे से 3 पड़ेगा, Sn2 प्लस और लास्ट में आएगा जर्मेनियम। ठीक है, ये देखो तो 4 नंबर +5 पे पूछ रहा है कौन स्टेबल होगा। देखिए नीचे वाला +5 पे, नीचे वाला तो +1 +2 +3 करेगा, तो +5 पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैम S+5 आर्सेनिक +5 ठीक है, उसके बाद उसके बाद एंटीमनी फिर बिस्मथ। गुड। लास्ट क्वेश्चन 5वां, Pb2 प्लस Pb4 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है? Pb2+। और एक लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Sn के ऊपर +4 है और Pb के ऊपर +4 है। 3+4 मैम 3+4 देखो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि कौन आसानी से आपके पास +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा उसको रिड्यूस करवाना है। तो आप बताइए कि रिड्यूस आसानी से कौन होगा? Sn4 प्लस Sn2 में रिड्यूस हो गया, या Pb+4 Pb2+ में आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? Pb+4 Pb2 में हो मैम जाएगा। 50+। हाँ, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें आपके पास Pb+4 होगा आंसर। अब देखो इसमें कुछ आगे बता रहा है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे भी सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं जिनकी बिहेवियर थर्ड पीरियड से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ये सिर्फ हम 13 ग्रुप के लिए नहीं बता रहे, आप जितने ग्रुप पढ़ेंगे वो हर जगह अप्लाई है, इसलिए हम सारी चीजों को हम एक जगह लिख दिए। क्या बिहेवियर होता है? क्योंकि आप बहुत ऐसे देखोगे कि सेकंड पीरियड के अंदर ये इतने सारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर कुछ ज्यादा ही बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के ऊपर चेक करोगे तो उनकी जो बॉन्डिंग जो होती है बनाने की, वो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा फॉर्म कर पाते हैं, उनकी कोवैलेंसी कम होती है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? तो इसका सबसे पहला रीजन है साइज में वो सबसे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। सेकंड कहते हैं कि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बॉन्डिंग नहीं करवा सकते हैं, जल्दी वो ज्यादा बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और बोलते हैं कि इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, जिसकी वजह से अपने वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसी पर कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा राइज होते हैं, PCl5 फॉर्म हो जाता है और NCl5 नहीं फॉर्म होता है। इनके पास देखते हो कि 2p थर्ड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स है नहीं, तो ये 5 तरह के बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, इसलिए फास्फोरस बना सकता है एक ही ग्रुप का, लेकिन आपके पास NCl5 नहीं फॉर्म किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, SiF6 2- फॉर्म कर सकता है, मतलब ऐसा ही 6 तरह के बॉन्ड को बना सकता है, लेकिन वही अगर कार्बन को दिया जाए तो ये कार्बन फॉर्म नहीं कर सकता। कार्बन फिर से सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम करेगा तो अपनी कोवैलेंसी को 4 तक ही एक्सटेंड कर पाएगा, 4 से ज्यादा इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। उसके बाद सेम देखो Al+3 को फॉर्म किया जा सकता है और B+3 को फिर से वापस फॉर्म नहीं कर सकते। सेम रीजन यहाँ पर है, PCl3 को हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, NCl3 को नहीं करवा सकते हैं। हाइड्रोलाइज करवाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करवाना पड़ता है? अगर हम बोलें कि AlCl3 को हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं और P नहीं NCl3 को नहीं करवा रहे हैं, तो इसके पीछे भी मेन रीजन है। NCl3 जब आप बॉन्डिंग को बना रहे होंगे तो 2p3 होता है, और P में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आके कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, यहाँ पर शेयर करने के बाद ये पूरा फुल फिल हो जाएगा। तो अब अगर मान लो कि इसको हाइड्रोलाइज करना, हाइड्रोलाइज का मतलब इसको वाटर के साथ बॉन्डिंग करना है, तो वाटर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फ्री ऑर्बिटल्स, या तो उसके साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करनी चाहिए इसके पास। तो नाइट्रोजन के पास कोई आपके पास फ्री ऑर्बिटल्स है नहीं कि वाटर के साथ वो अपना बॉन्डिंग बना सके। सेम एल्यूमिनियम के केस में जाएंगे तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट उसके पास डी ब्लॉक पूरा खाली है, तो वहां से बॉन्डिंग बना सकता है, इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि आपके पास जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा शो कर रहे होते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी शो करने का पीछे कारण है कि वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनको ओवरलैपिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, उनकी ओवरलैपिंग 2p2p के बीच में होती है, और 2p2p की ओवरलैपिंग काफी पावरफुल होगी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम बोरोन के ऊपर बात करेंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरोन के ऊपर सबसे फर्स्ट, तो बोरोन को कहते हैं कि एक नॉन मेटल सी तरह होता है और इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन आपको बता दें सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन जो कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और कह रहे क्रिस्टलाइन बी फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग लैटिस ड्यू टू विच इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्म कर रहा होता है। क्यों फॉर्म कर रहा होता है? फिर से वही चीज, साइज में छोटी है, इसके ओवरलैपिंग काफी इफेक्टिव हो रही होगी, इसलिए ये क्या होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्म करता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। और गैलियम, इसी के आगे बढ़ोगे तो गैलियम मिलता है, लेकिन गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट्स कम होती है, यहाँ तक कि इसके नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब बोरोन को अगर मान लो कि अगर हम एयर के साथ कांटेक्ट करवा दे तो क्या बनेगा? बोरोन आपके पास ऑक्साइड बनाता है। अगर वही चीज अगर आप एल्युमिनियम को केस में लेके आएंगे तो एल्युमिनियम को भी अगर एक बार रिएक्ट करा दोगे ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बन रही होती है, तो यहाँ पर आपके पास हीट रिलीज होती है। तो हम लोग बोलते हैं इसके लिए कि आपके पास जो एल्युमिनियम होती है उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा होता है तो उसकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है, वो आसानी से उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक थिन लेयर भी बना लेता है। और इस थिन लेयर बनाने के बाद देखोगे कि वापस फिर किसी और से रिएक्ट होने नहीं देगा। ज्यादातर आप जब भी एल्युमिनियम को देख रहे होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर मतलब हल्का हल्का ब्लैक बैठ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो वापस किसी और से रिएक्ट होने नहीं देगा, अंदर कोई एलिमेंट से, अंदर कोई गैसेस से। और जब भी आप एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हो तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही होती है ऑक्साइड के साथ, जिसको हम लोग थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं यहाँ पे। अब नाइट्रोजन, क्योंकि अगर एयर के ऊपर बात कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन होगा, अगर बोरोन होगा तो बोरोन ऑक्साइड बनाएगा, अगर एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन में तो आपके पास और एयर में तो नाइट्रोजन भी होते हैं, तो अगर आप बोरोन को रिएक्शन कराओगे नाइट्रोजन से तो बोरोन नाइट्राइड बनाएगा, एल्युमिनियम को कराओगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास बोरोन नाइट्राइड को ये देखने से लग रहा होगा यहाँ पर ये बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है, और बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से, इसलिए बोरोन नाइट्राइड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे कहेंगे, तो बोरोन नाइट्राइड को जब हम लोग क्या करते हैं इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं तो ये बिल्कुल रिजेंबल कर जाता है एक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसको नाम दिया गया है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। फिर देखो रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलीज, अगर आप बोरोन को रिएक्शन कराओगे एसिड और अल्कली के साथ तो वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एल्युमिनियम करता है। एल्युमिनियम क्या करता है कि एल्युमिनियम आपके पास एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऐसे भी पढ़े हम लोग मेटल प्लस एसिड यही होता है। लेकिन एल्युमिनियम को जैसे आप रिएक्ट करा दोगे HNO3 के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। अब याद रखना कि जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उस लेयर के बाद फर्दर किसी और को रिएक्ट होने ही नहीं देगा। अब ये लेयर बैठने के बाद क्या होगा कि वापस आप अगर HNO3 डालोगे तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, एक बार रिएक्ट करने के बाद वो बंद कर देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एल्युमिनियम ऑन रिएक्ट विथ HNO3 फॉर्म ए लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस एंड द एसिड कैनॉट फर्दर रिएक्ट विथ एल्युमिनियम, दिस एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव इन HNO3। अब वो HNO3 से रिएक्ट वापस नहीं कर रहा होगा। अब देखो इसमें एल्युमिनियम का रिएक्शन हम लोगों ने एसिड के साथ कराया, लेकिन एल्युमिनियम रिएक्शन बेस से भी करता है, वो सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एल्युमिनियम ने एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, एल्युमिनियम एक बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए एल्युमिनियम आपके पास एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड से बेस से दोनों से रिएक्ट करेगा ये। अब देखो अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई भी 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो अगर वो हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो उनकी वैलेंसी होती है 3, तो MX3 फॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन वही जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी तो होती है 1। इसका मतलब वहां पर TLX3 नहीं पॉसिबल है, वहां पर TLX बनाया जा सकता है लेकिन TLX3 नहीं फॉर्म होगा। फिर केस देखो यहाँ पर अगर आप बोरोन को अमोनिया से गैस से रिएक्शन करा दोगे तो फिर से देखो बोरोन नाइट्राइड बन गया। बोरोन नाइट्राइड को बताया था अभी कुछ देर पहले इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, और एल्युमिनियम नाइट्राइड भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा होता है। तो इस तरीके से अभी तक कहा जाए इसके अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपके पास एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट्स है और एक आपके पास जो एल्युमिनियम के ऊपर जो लेयर लग जाती है जिसकी वजह से क्या होता है एक थर्मिट रिएक्शन भी शो कर रहा होता है। एल्युमिनियम पाउडर को आप लोग देखेंगे कि जो रेलवे ब्रिज वगैरह होता है वहां पर जो भी जो रेलवे लाइन होती है कहीं कहीं वो क्या होती है बीच में मेल्ट हो जाती है, किस तरह से वो ब्रेक हो जाती है, तो उसको वेल्डिंग करने में हम लोग क्या करते हैं वहां पर एल्युमिनियम पाउडर का यूज कर रहे होते हैं। एल्युमिनियम पाउडर यूज करोगे तो वहाँ थर्मिट रिएक्शन में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वहां पर जो आपके पास जो मेटल्स होते हैं आयरन वो मोल्टन फॉर्म में मिलने लगते हैं। फिर देखो इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। बोरोन के कंपाउंड्स देखो कुछ कुछ।
बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं, स्टार्टिंग के कंपाउंड्स कहोगे तो बोरोन ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे फिर नीचे की ओर बढ़ोगे, फिर आपके पास एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और भी आप नीचे चले जाओगे तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। कहोगे ऐसे क्यों? तो कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि आपके पास ऊपर वाला नॉन मेटल से होता है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, तो मुझे ऐसे भी पता है कि जनरली एसिडिक ऑक्साइड होगा। ये आपके पास मेटलॉइड्स है, इसकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, जो सबसे नीचे होते हैं वो मेटल्स में होते हैं, वो बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। और ऑक्साइड में जनरली बता दें कि सब ऑक्साइड B2O3 Al2O3 बना रहे होंगे, लेकिन जो नीचे वाला होगा उसकी वैलेंसी तो 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो Ti2O बनेगी। अब चेक करते हैं हाइड्रोक्साइड नेचर। अब हाइड्रोक्साइड नेचर चेक करोगे तो आपके पास बोरोन हाइड्राइड, फिर से वही वापस एसिडिक हाइड्राइड होंगे, एसिडिक हाइड्रोक्साइड शो कर रहे होंगे, फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और सबसे लास्ट आ जाएंगे तो फिर से वापस बेसिक हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे। सॉल्बिलिटी अगर चेक कर रहे तो BOH का होल थ्राइस, यानी कि जो बोरोन के जो हाइड्रोक्साइड है वही सिर्फ आपके पास वाटर में सोलुबल होते हैं, बाकी कोई भी आपके पास हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ जाते ही प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। सिर्फ याद रखना, पूछ सकता है कि आपके पास कौन से ऐसे 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है जो कि वाटर के अंदर सोलुबल है, तो सिर्फ बोरोन के आपके पास हाइड्रोक्साइड होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, हाइलाइट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर आपके पास 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपसे। देखो ये 13 ग्रुप के हाइलाइट्स हैं, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। और मुझे ये मालूम करना है कि इनका एसिडिक नेचर क्या है। इसमें अच्छा एसिड कौन सा होगा? अच्छा एसिड का मतलब यही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब एसिड है यहाँ पर H+ तो नहीं है डोनेट करने के लिए, तो हमको चेक करना है कि यहाँ पर इजिली तरीके से कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्या BF3 करेगा, BCl3, BBr3, BI3? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखो तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? मान लो इस बोरोन के बाहर अगर 3 अगर फ्लोरीन एटम होंगे, ऐसे थोड़ा सोचिएगा, जनरली लोग क्या सोचते हैं वही बता रहे हैं। तो F एक खाली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहोगे कि बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ले रहा होगा, जिसकी वजह से बोरोन काफी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो वो लोन पेयर को इजिली तरीके से अचीव कर पाएगा। तो बताओ तो सही ऑर्डर में क्या होना चाहिए एसडी कैरेक्टर? या फिर आप अपना भी सोच के कुछ बता सकते हैं। BI3 greater than BBr3 greater than BCl3। ये रीजन? BI3 बोला जा रहा है सबसे अच्छा एसिड है, इसके पीछे देखो कारण क्या? BF3 जबकि होना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो बोरोन ही है, तो बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। देखो इसके पीछे बताए थे आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में, जो बोरोन आपके पास होता है वो बैक बॉन्डिंग बना लेता है, बैक बॉन्डिंग बन जाती है। बैक बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बनती है आपको बताए थे, आपके पास 2p के बीच में बन सकती है, और एक आपके पास 2p-O3 के बीच में बन सकती है, बस और कहीं नहीं बनेगी। तो देखो ये भी 2p का है और ये भी 2p का है, तो ये भले यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, लेकिन ये अपने लोन पेयर से इसको हेल्प कर सकता है वापस, और इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को खुद ही फ्लोरीन पूरा कर देता है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर नहीं हो पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होती है। यहाँ पे सही ऑर्डर होता है BI3, BBr3, BCl3, ऑर्डर बिल्कुल सही था पहले वाला ही। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है आपके पास है कि इसकी डिफिशियंसी कम हो जाती है। अब चेक करते हैं एल्युमिनियम के केस में। एल्युमिनियम को चेक करोगे तो एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड। एल्युमिनियम फ्लोराइड आपको पहले ही बता चुके हैं कि लुईस एसिड के केस में बताए थे कि एल्युमिनियम फ्लोराइड एक लुईस एसिड नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं, इसके बाहर भी 6 नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है। बाकी आपके पास ये जितने सब दिख रहे हैं वो सब के सब एक कोवैलेंट लुईस एसिड है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि एल्युमिनियम जो आपके पास डू नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि इसकी साइज काफी बड़ी है। दूसरी बात, एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि AlCl3। अब AlCl3 देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, तो एल्युमिनियम क्या करता है अपने वेपर फेज में वो डाइमर फॉर्म कर लेता है। डाइमर का मतलब है कि Al जो Cl3 होता है वो आपके पास Al2Cl6 फॉर्म कर लेता है। क्यों फॉर्म कर लेता है? क्योंकि ताकि अपनी एसिडिटी को गेन कर सके, उसके बाहर 6 है तो कोई भी चाहेगा कि उसके बाहर 8 पूरा हो जाए।
तो देखो ये इसका वेपर फेज का स्ट्रक्चर है। Al आपके पास यहाँ होगा और 3 Cl यहाँ पर होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, फिर 3 Cl आपके पास यहाँ होगा। तो फिर देखो यहाँ वाला जो Cl है ना, ये जो बीच वाला जो Cl है, Cl के पास काफी लोन पेयर है, 3 लोन पेयर तो इसके पास होता है। तो ये क्या करेगा कि अपना लोन पेयर इसको भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो इसलिए इसके भी बाहर 8 हो जाएगा और इसके बाहर भी 8 हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ से उठा लिया जाएगा AlCl, इसमें कितने सेंटर्ड और कितने के इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर AlClAl, यहाँ पर 3 सेंटर दिख रहे हैं और 3 सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं? तो देखो, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, एक बॉन्डिंग यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, यानी कि ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन का केस है। Al जो Cl3 आपके पास होता है उसके अंदर नहीं बोल रहे, Al2Cl6 के अंदर 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन का केस होता है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो यहाँ पर 2 सेंटर है और कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 3 सेंटर के बीच में कितने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेके आते हैं। बोरोन के कंपाउंड ऑफ बोरोन, सबसे फर्स्ट आपके पास होता है बोरेक्स होता है। बोरेक्स इसकी फॉर्मूला होती है Na2B4O7। ये व्हाइट कलर की क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिखाई पड़ती है और जनरली कहोगे इसका फॉर्मूला किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका फॉर्मूला देखो इस फॉर्म में होता है। Na2 तो पहले आपके पास बाहर होगा, ये जो दिख रहा है इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होते, B4O5 होता है और बाकी आपके पास हाइड्रोक्साइड होते हैं 4 यूनिट और बाहर आपके पास 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10 दिख रहा है लेकिन वास्तव में 8 है। तो कभी भी याद रखना कि अगर आपके पास बोरेक्स आ गया और पूछ देगा कि इसका टेट्राहेड्रल यूनिट कौन सा होता है, तो देखो यही इसका टेट्राहेड्रल यूनिट B4O5 और OH की पावर 4 है 2-, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा तो इसको माइनस के फॉर्म में लिख दिया गया। तो अगर पूछ देगा कि बोरेक्स के अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होता है, तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, अब इसको कैसे बनाया गया देखो वो समझा, इसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को हम लोग। पहले तो आपके पास बोरोन 4 दिख रहा है, तो पहले क्या करो कि 4 आप टेट्राहेड्रल बोरोन बना दो यहाँ पे। उसके बाद क्या कर दो, ऑक्सीजन सबके सारे बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन को आप डाल दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। कहोगे 5 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को क्या करो ना 2 बोरोन के बीच में डाल दो, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 बोरोन है। तो इस तरीके से आपके पास 5 ऑक्सीजन सेट हो गया। 4 आपके पास OH है, तो प्रत्येक बोरोन के पास आप क्या करो एक OH डाल दो। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल की तरह दिखाई पड़ रहा होता है। और आपके पास 2 सोडियम यहाँ पे चले जाते हैं, बाकी 8 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। ये इसका स्ट्रक्चर इन सॉलिड के स्टेट में होता है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें एग्जाम में, आपके स्ट्रक्चर के बारे में कोई नहीं पूछेगा, टेट्राहेड्रल यूनिट पूछ देगा कौन सा होता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर बताओ BOB बॉन्ड्स कितने होंगे, बताओ तो इसमें BOB बॉन्ड्स कितने हैं। बोरेक्स देखकर आपसे ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तो 5 BOB बॉन्ड्स हैं और BOH बॉन्ड कितने होंगे? 4 मैम। 4। गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, बोरेक्स लिख देगा, उसके अंदर BOB बॉन्ड्स पूछेंगे या फिर टेट्राहेड्रल इसमें यूनिट कौन होती है वो पूछा जाएगा। अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, बोरेक्स बिट टेस्ट। ये किस तरह का टेस्ट है, तो बोरेक्स को आप लेकर अगर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आप हीट करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हीटअप में बाहर निकल जाएंगे। अगर आप लंबे समय तक उसको हीट करोगे तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स पहले बाहर निकल जाएंगे। आपने और भी अगर हीट को कंटिन्यू रखा है तो फाइनली वो मेटाबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटाबोरेट प्लस बोरेट के अंदर, ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप बोरेक्स को लेकर एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको कंटिन्यू हीट करते रहोगे तो वो क्या होता है, एक बीड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो एक आपके पास एक मोती के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे स्टोन वगैरह देखते होगे रिंग वगैरह में जो लोग पहनते हैं, उसी तरह का स्टोन बनता है छोटा छोटा करके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। और बोरेक्स बीट टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि आपके पास जो बोरेक्स जो बीट टेस्ट के अंदर हम लोग को जो मिल रहा होता है, बीट जो मिल रहा होता है उसका फाइनल फॉर्म क्या होता है, ओके उसका मतलब फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। तो यहाँ से फाइनली आपके पास यहाँ पर जो बोरेट जो बीट होता है वो इसका मिक्सचर होता है, मेटाबोरेट प्लस बोरेट का होता है। अब देखो इसके अंदर इसमें एक नोट्स है, नोट्स आपके पास ये है कि मान लीजिए कि आप बोरेक्स को फिलहाल हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके पास जो बीड बनेगा वो तो व्हाइट कलर का बनेगा।
लेकिन अगर आपने कॉपर के सॉल्ट के साथ अगर उस बीड को उसने आपने ये क्या बोलते हैं बोरेक्स को लेके हिट किया है, तो वहां पर जो आपको बीड बनेगा, आप चाहोगे तो इस बीड को अलग अलग तरीके में मतलब शेप में अलग डाल सकते हो। तुम चाहोगे तो बीड तुम ब्लू फॉर्म में ला सकते हो, अगर कॉपर के साल्ट के साथ अगर उसको हिट कर दो, कोबाल्ट के साथ भी करोगे तभी आप ब्लू कलर के फॉर्म को लाओगे। अगर आपको ग्रीन कलर का चाहिए तो आयरन के सॉल्ट के साथ क्या करो, बोरेक्स टेस्ट को हिट कर दो, फिर निकल के साथ क्रोमियम के साथ। ये आप नेट पे चेक कीजिएगा, ये बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, इससे बहुत सारे बीड्स बनाए जाते हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। और फाइनली ये बताया जाता है कि आपके पास जो बोरेक्स होते हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, ज्यादातर मेडिसिनल सोप में यूज किया जाता है, और वाटर को सॉफ्ट करने के पर्पज से भी इसको यूज करते हैं। देखो बोरोन का नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका नाम है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को बोरिक एसिड से कम आपसे पूछा जाएगा, और तो बोरिक एसिड से ज्यादा पूछा जाता है। और तो बोरिक एसिड देखो क्या है, सबसे पहले कहता है कि इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सॉफ्ट सोपी टच। वो बिल्कुल बेस की तरह होता है एकदम, और व्हाइट कलर का दिखने वाला ये सॉलिड है। फिर ये कहते हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ये बहुत धीरे धीरे स्लो होता है, लेकिन फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ज्यादा गर्म पानी होगा तो वो इजिली तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं यहाँ पर है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड के अंदर क्या होता है, इन बोरिक एसिड आप देखोगे तो वो आपके पास बी होते हैं, OH के फॉर्म में आते हैं, फिर बी होते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो रहते हैं। तो बोरिक एसिड के अंदर क्वेश्चन ये रहता है कि बोरिक एसिड आपस में जो एडजस्ट रहता है, सिर्फ 3 बोरिक एसिड नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि BOH का होल थ्राइस, बस इतना ही है। ये मॉलिक्यूल्स काफी गेंद काफी लंबा चौड़ा इसका स्ट्रक्चर है, उनको दिखा रहे हैं बोरिक एसिड के लिए। बोरिक एसिड स्ट्रक्चर देखो, ये फाइनली आपको बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहे होंगे सारे बोरिक एसिड आपस में सब एक दूसरे में लिंक रहते हैं विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये सबके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। तो बोरिक एसिड के अंदर याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि दिखता तो नहीं है लेकिन वास्तव में वो सारे बोरिक मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बंधे हुए रहते हैं। फिर कहते हैं कि बोरिक जो एसिड है, नाम है एसिड, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी। तो एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड, हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए वीक एसिड और इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर्स। पहली बात की एसिड तो है लेकिन ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता है। अगर आपसे कहा जाए BOH का होल थ्राइस, देखने से लगेगा कि यहाँ पर 3 आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को डोनेट नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि पहले बात की प्रोटॉन डोनर ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एसिड है जो कि प्रोटॉन डोनर्स नहीं है, और आपके साथ वो 4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन आपको दिखाई भी पड़ जाएंगे। बट वी हैव एड लुईस एसिड। एक तो उसके पास कह रहा है H+ है नहीं, लेकिन फिर भी एक लुईस एसिड है, और दैट इज इट एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH-। और कह रहा है कि ये OH- से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। अगर इसके बारे में अगर हम चेक करें तो कोई डिटेल बता दे रहे हैं। ये आपके पास बोरोन होता है, 3 आपके पास यहाँ पर OH ग्रुप लगे रहते हैं। अब मुझे चेक करना है यहाँ पर है कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ही। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो फिर यहाँ कितना H+ देगा, कि यहाँ से लग रहा होगा कि यहाँ पे 3 H+ निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 3 H+ नहीं निकल पाता है। यहाँ से कोई भी H+ बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ पर होता क्या है कि बोरिक एसिड को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, वाटर के अंदर डाल के चेक करोगे कितना H+ आयन देगा। तो बोरिक एसिड के अंदर कोई H+ आयन यहाँ से नहीं निकल रहा होता है। वाटर के पास लोन पेयर है। देखिए वाटर के पास लोन पेयर होता है तो ये क्या करता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है। तो वाटर अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रख के यहाँ पर क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है इसके साथ। बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास 2 H आ जाएंगे। अब सिंस वाटर ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो वाटर के ऊपर हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब प्लस चार्ज ऑक्सीजन होल्ड कर नहीं सकता है, इसलिए क्या करेगा कि हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने प्लस को हटाने के लिए इसे दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रख लेगा और अपने डिफिशियंसी को, कमी को पूरा कर देगा, और H+ के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देगा। तो वास्तव में जो आपके पास जो बोरिक एसिड जो होते हैं, जिसको हम लोग फेमस नाम से जानते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, वो मोनोबेसिक एसिड होते हैं। मोनोबेसिक एसिड के अंदर जो H+ कहाँ से है, तो वो खुद बोरिक एसिड का नहीं था, वो वाटर के H+ से उसको डोनेट किया गया हुआ है, और वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए ये आपके पास बोरिक एसिड है, ये वाटर दिख रहा होगा, और वाटर के साथ आपको दिख रहा होगा ये BOH कॉल फॉर बन गया, और H+ का फॉर्म, यहाँ से एक H+ निकला, और ये जो H+ है वाटर का है।
फिर यहाँ पे लिख दिया मोनोबेसिक एसिड है, इसको हीट करने पर मेटाबोरिक एसिड बन रहा होता है। अगर आप लंबे समय तक हीट कर दोगे तो टेट्राबोरिक एसिड बनेगा और फाइनली B2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और फेमस एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोरोन हाइड्राइड, जिसको बोरेन के नाम से भी जानते हैं। देखो बोरोन हाइड्राइड है क्या? BH3 ये फेमस है अपने फॉर्मूला की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा फेमस है। बहुत बार एग्जामिनेशन में BH3 से क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। BH3 कौन से सेंटर्ड और कितने इलेक्ट्रॉन है? तो स्ट्रक्चर पहले देखो BH3 का, बी में आपके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तो दिख रहा है और एक मान लो हाइड्रोजन को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। अगले बोरोन को लेके आओगे तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और एक इधर रख देंगे, दोनों का अगल बगल मान लो इसके पीछे। तो इसको भी चाहिए अपने बाहर 8, बाहर अभी फिलहाल इसके 6 है और इसको भी अपने बाहर 8 चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके पास जो हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ के जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है कि सेंटर में आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं। अब ये बॉन्डिंग तो इससे है ही और इसका बॉन्डिंग इससे है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। मतलब ये बॉन्डिंग एक समय आपको दिखेगा इसके साथ भी बना रहा होगा और एक टाइम इसके साथ भी बना रहा होगा ये बॉन्डिंग। मतलब ये इतना फास्ट ये बॉन्डिंग बना रहा होता है कि हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि ये इसके साथ बॉन्डिंग है कि इसके साथ बॉन्डिंग है। सेम केस यहाँ पर भी है, इसके साथ भी बॉन्डिंग बना रहा होता है, इसके साथ भी। मतलब ये बहुत फास्ट, कभी इसके साथ मिलेगा कभी इसके साथ मिलेगा। तो ऐसे करते करते स्पीड में इतना काफी हो रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये वास्तव में इसके साथ बॉन्डिंग में है, किसके साथ बॉन्डिंग में है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बीच में रख देते हैं। तो ये sp3 होता है, पहली बात की ये याद रखना है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कितना सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ा चेक करो। यहाँ पर 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर मिल जाएगा और 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन चेक करना अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे 2 है। अगर ये बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बॉन्डिंग तो नहीं बना, क्योंकि एक समय तो दोनों के साथ बॉन्डिंग नहीं बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। या तो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा या तो इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा होगा, एक टाइम में तो किसी एक के साथ बना रहा होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको कि 3 सेंटर्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 सेंटर के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बाकी जगह चेक कर लो, बाकी जगह 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन के केस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग केस होता है। और अगर इसे जस्ट हम लोग पहले वाला देखें एल्यूमिनियम के ऊपर, तो वहां पर हम लोग को मिला था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने फेमस है यहाँ पर, इसी की वजह से बोरोन फेमस हो जाता है। और इसको क्या होता है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चूंकि दोनों के अंदर डेवलप कर रहा होता है, तो इसका जब स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तो एक प्लेनर बॉन्ड की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्लेनर बॉन्ड पे यहाँ पर 2 बोरोन होता है और ये हाइड्रोजन इसके चारों तरफ प्लेन में होते हैं। और जो हाइड्रोजन जो आपके पास जो मिडिल वाला दिख रहा है, ये आपके पास प्लेन का ऊपर होता है, नीचे वाला प्लेन के नीचे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और लगता है कि बिल्कुल ये जैसे बनाना टाइप, जैसे बनाना का हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जो छिलका निकाल रहे होते हैं, तो इसी तरह का दिखाई पड़ रहा होता है। तो इसको बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं हम लोग हैं। ये बनाना बॉन्ड से भी फेमस है। अब देखो प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास B2H6 एक लुईस एसिड है, सबको मालूम है, क्योंकि बोरोन के बाहर दिख रहा है 6 8 तो कंप्लीट हुआ नहीं है, और उसको तुमने रिएक्शन करा दिया बेस के साथ। तो फाइनली देखो क्या बनता है, फाइनली आपके पास B2H6 और 2NH3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास BH2 और साथ में NH3 पे आयन, यानी पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, ये 2 आयन में ब्रेक हो जाते हैं। और अगर आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सेस में NH3 गैस को पास कर दिया है, तो यहाँ पर फाइनली एक कंपाउंड बन रहा होता है B3N3H6, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये वास्तव में इनऑर्गेनिक बेंजीन भी है। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लगता है कि बिल्कुल बेंजीन की तरह रिजेंबल कर रहा होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। और इसका अपना खुद का नाम है, बोराजोल नाम है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनऑर्गेनिक जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, या फिर डायरेक्ट बोराजोल ही पूछा जा सकता है, या फिर पूछ सकते हैं ये भी आपके साथ कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है उसमें वो कौन से वो आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वो आपके सॉलिड स्टेट में आपको इस तरह के आयन के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। फिर इस तरह से आपका जितना 13 ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट था वो सारा कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं था। अब देखो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर दिखा रहा है। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स अगर चेक करेंगे, सबसे पहले एक मिनट, 14 ग्रुप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें एलिमेंट्स के नाम पे वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड होते हैं। एटॉमिक स्टेट फिर से वही चीज आपके पास, ऑक्सीजन स्टेट,
ऊपर वाला जितना होगा सब +4 पे स्टेबल होगा, नीचे वाला आपके पास +2 पे स्टेबल होता है। फिर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कोवैलेंसी सबकी 4 होती है, नीचे वाली की वैलेंसी 2 हो जाती है। एटॉमिक साइज हमेशा की तरह डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ये थोड़ा फेमस किसकी वजह से, अपने इलेक्ट्रॉप की वजह से फेमस है। इलेक्ट्रॉप्स होते हैं इसके अंदर कौन कौन से, तो कहोगे कार्बन के ही 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। पहले तो कार्बन क्रिस्टलाइन के फॉर्म में मिलता है, एमोर्फस के फॉर्म में भी मिलता है। क्रिस्टलाइन के फॉर्म में इसके 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एमोर्फस है तो सिर्फ यहाँ पर 3 तरीके के इलेक्ट्रॉप्स मिलते हैं, जिसमें कोल होता है, फिर हम लोग कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं। ये सब एमोर्फस के फॉर्म में है। अब देखे भी होंगे कोयला का ये सब चीजें जो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते, वो कहीं कहीं होते हैं आपके पास है। ग्रेफाइट के बारे में तो छोटे क्लास में सब लोग जानते हैं, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर चारों बॉन्डिंग एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। काफी लंबा चौड़ा यहाँ स्ट्रक्चर होता है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरल में डायमंड्स आता है। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट आपके पास ब्लैक ओपेक नेट सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होता है, गुड कंडक्टर माना जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और जो करंट फ्लो होती है वो लेयर के थ्रू होती है। और फुलरिन को अगर हम लोग देखें तो फुलरिन के बारे में बताया कि बकमिस्टर फुलरिन इसका पूरा नाम होता है, जिसमें आपके पास टोटल 60 कार्बन होते हैं। बाकी के कंपैरिजन में तो कमी है क्योंकि बाकी में तो बहुत सारे कार्बन होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 60 कार्बन होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल शेप की तरह दिखाई पड़ती है, स्फेरिकल शेप मॉलिक्यूल जैसी होती है, जिसमें आपके पास 20 हेक्सागोनल होते हैं और 12 जो आपके पास होते हैं वो पेंटागोनल होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को अगर देखा जाए, कार्बन के कितने कंपाउंड्स है, तो कंपाउंड खैर ज्यादा है, लेकिन देखो क्या क्या पढ़ना है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से सबको मालूम है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो पहला गैस जो बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर लार्ज अमाउंट में तैयार करना, लार्ज स्केल पे तैयार करना है, तो क्या कर दीजिए कि आप कार्बन ले लीजिए और कार्बन क्या कर दो, आप बिल्कुल रेड हॉट कर दो। तो रेड हॉट करने के बाद उसमें आप जैसे स्टीम पास करोगे, तो स्टीम पास करोगे इतना टेम्परेचर पर सबसे पहले वाटर गैस बन रहा होता है। वाटर गैस का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। और याद रखना इसके अंदर अगर रेड हॉट कार्बन पे अगर आपने पास कर दिया स्टीम, तो वाटर गैस बन रहा होगा, स्टीम पास करेंगे तब। लेकिन इफ एयर इज पास, स्टीम के बदले में अगर आपने एयर पास कर दिया तो वो वाटर गैस नहीं बन के प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। तो डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर गैस बनाने के लिए आप क्या पास करते हैं किसके ऊपर, तो याद रखना है कि वाटर गैस को बनाने के लिए हम लोग को रेड हॉट कार्बन पे स्टीम पास करना पड़ता है और प्रोड्यूसर गैस के लिए हमको एयर को पास करना होता है। और रही बात स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ तो शेयर तो कर लेता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन दे के इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसका डिफिशियंसी को पूरा करता है, इसका वेट पूरा कर लेता है। सिंस कार्बन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो वो चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को शेयर कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को कहते हैं कि कार्बन कैन एक्ट एज कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्ट्स एज लुईस बेसिस, एंड दैट इज व्हाई CO कैन डोनेट एज ए लिगैंड। इसलिए CO को क्या करते हैं, हम लोग एक लिगैंड की तरह काम कर सकते हैं। CO एक लिगैंड की तरह वर्क कर सकता है क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर, अपने लोन पेयर को किसी और को डोनेट किया जा सकता है वहां पर। इसलिए आप लोग देखोगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन पाते हैं क्योंकि वहां पे कार्बन क्या करते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट किया जा सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स दिखे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। फिर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें हैं। तो हम लोग बोलते हैं कार्बन इज ए कलरलेस पॉइजनस न्यूट्रल गैस, सबसे पहला बात। इसके बारे में तो पॉइजनस नेचर हमें अच्छे से पता है। और पॉइजनस नेचर में क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी एक टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होती है, वो हीमोग्लोबिन से बहुत इजी तरीके से कंबाइन हो जाती है एज कंपेयर टू द, अगर आपके पास मान लो 2 ऑक्सीजन है, मान लो कि ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके हेमोग्लोबिन से कंबाइन होने की जो टेंडेंसी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन उसकी रेट ज्यादा होती है कंबाइन होने की। तो वो क्या कर लेता है, इजिली कंबाइन कर जाता है, किससे, हम लोग के हेमोग्लोबिन से, और कंबाइन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर पाता है जिससे वापस फिर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब ऑक्सीजन को आने का मतलब, अब जो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसका संपर्क तोड़ देगा बिल्कुल तरीके से, तो वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, फिर ऑक्सीजन आप ले नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो सडनली क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये पॉइजनस नेचर का भी होता है। ड्यू टू एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग।
हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी काम कर रहा होता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े ऑक्साइड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोक यूज करते हैं। आपके पास सीओ ज्यादातर यूज करते हैं, कोक से भी ज्यादा सीओ का यूज किया जाता है। क्यों, ये क्यों काम करते हैं, ये इजिली तरीके से ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये क्या कर देंगे खुद, ये सीओ खुद यहाँ से वो रिएक्ट करवा के CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से मेटल आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखो ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखो, कंप्लीट कंबशन से सबको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो गैस होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, लेकिन सफोकेटिंग गैस भी है। अगर ज्यादा अमाउंट में CO2 गैस मिल जाएगा तो वहां पर आपका दम घुटने लगेगा। फिर कार्बन के ऊपर एक बात और, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, लीनियर फॉर्म करता है, तो sp इसका हाइड्रेशन होगा, ये सबको मालूम है। लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, कार्बन से यहाँ पर रेजोनेंस भी फॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम हो जाती है। तो याद रखना कि कार्बन के अंदर जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सब सेम होता है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड की, देखो कुछ प्रॉपर्टीज क्या आपके पास है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके पास नॉर्मल प्रेशर पे वो थोड़ी कम सॉल्युबल होती है। जो रेट होती है वो आपके पास स्लो होने की थोड़ी कम होती है, नॉट सॉल्युबल लिखा हुआ बहुत कम होती है। एंड इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेशन ऑफ लाइफ। ये कम सॉल्युबल है, इसलिए ये बहुत अच्छा हमारे शरीर के अंदर हमारे लाइफ को रेगुलेट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप कहोगे कि CO2 हमारे लिए क्या हेल्प कर रही है, देखिए क्या हेल्प कर रही है। आपके पास CO2 हो गैस होता है, ठीक है, आपके वाटर के साथ वो कॉन्टैक्ट होकर क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है, जो कि एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड फिर अपने आप वो क्या होती है, वो डिसोसिएट हो जाती है H+ में और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के अंदर। फिर भी वापस ये फिर एक बार और डिसोसिएट होगी, लेकिन इस बार डिसोसिएशन का चांस बहुत कम होता है, बहुत ही लेस डिसोसिएट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास जो कार्बोनिक एसिड होती है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आने होती है, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है एक बफर सोल्यूशन को बनाए रखता है। ये बफर सोल्यूशन को फॉर्म कर रहा होता है। और बफर सोल्यूशन याद रखना, दिस बफर मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड 7.26 से 7.46। हमारे पास जो ब्लड होता है वो भी एक बफर सोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी रेंज होती है 7.26 से 7.46। अगर इसमें रेंज अगर याद रखना है थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे हुआ तो पर्सन कुछ सेकंड के अंदर ही तुरंत डेथ हो जाएगा उसका, पीएच में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउन हुआ तो होता है इसमें क्या है कि हमको पीएच को ना बढ़ने देना होगा ना घटने देना होगा। इसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ही ये सब चीजें पहले से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज अगर ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी भी यूज कर लेते हैं, चाहे बेसिटी भी यूज कर लेते हैं, फिर भी हमारा पीएच पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। तो ये बफर सोल्यूशन की वजह से ही ये आपके पास क्या बोलते हैं कि रेगुलेशन ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा होता है। फिर देखो CO2 कोई पॉइजनस नेचर की नहीं होती जितनी होती है आपके पास CO गैस होती है, बट इट इज डेंसर देन एयर। लेकिन ये एयर से थोड़ी क्या होती है, हैवी होती है, कहे तो ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी होती है। सो इट डिस्प्लेस एयर एंड ऑक्यूपाई द लोअर एनवायरनमेंट एंड देयर ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रॉब्लम अकर्स। एक तो पहली बात कि CO2 गैस थोड़ी सी हैवी है, एयर से हैवी है, तो जाहिर सी बात है जो हैवी गैस होगा वो थोड़ा नीचे कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन गैस को इजी डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह पर जाके O2 गैस बैठने लगती है, सॉरी CO2 गैस आके बैठने लगेंगी। ऐसा तुम लोग सुने होंगे कि कुछ पहले टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, कोई भी गड्ढे में बच्चे लोग नीचे गिर गया मान लो, तो जो भी बच्चा लोग मान लो नीचे गिर गया रहता है तो उसको वहां पर ऑक्सीजन गैस सप्लाई करना पड़ रहा होता है। अब ऑक्सीजन गैस क्यों वहां सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो गड्ढा अगर वहां पे जो प्रेजेंट आपके पास होगा उस गड्ढे में क्या होगा कि CO2 गैस ज्यादा ऑक्यूपाई कर जाएगा और ऑक्सीजन गैस को वहां डिस्प्लेस कर देगा। एक मिनट यार, ऑक्सीजन गैस को वहां पे एक मिनट जैसे मान लो कि ये जो भी आपके पास जो भी आपके पास गड्ढा होता है उसके अंदर पहले CO2 गैस क्या करता है कि O2 गैस को सब रिप्लेस कर देगा और ज्यादा जो भी अमाउंट होगा जो हैवी होगा वो और नीचे चला जाएगा, गैस CO2 गैस काफी अमाउंट में नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो भी बच्चा फंसा होगा वो क्या करते हैं कि वो ज्यादा उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से उनको वहां पे सफोकेटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इसी वजह से सबसे पहले वहां पर ऑक्सीजन मास्क को भेजा जाता है, ऑक्सीजन भेजा जाता है गैसेस।
फिर देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सब लोग जानते हैं, इसको ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है और इसका ज्यादातर कूलेंट में यूज करते हैं। एक तरीके से इसका फायदा ये है कि ये जो आपके पास एक तो कूलेंट में इसका यूज करते हैं, और इसको जैसे आप क्या करोगे कि वेपर के फॉर्म में लाओगे तो बिना कोई लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक इसकी सबसे बड़ी फायदा यही होती है, क्योंकि बाकी अगर कहोगे कि कूलेंट में तो लोग आइस का भी यूज कर सकते हैं, आइस का भी यूज करोगे, लेकिन जैसे उसको वेपर के जैसे उसको क्या कहें नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो आइस पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो वेपर बनेगा, उसमें काफी टाइम लग रहा होता है। लेकिन जैसे आप सॉलिड CO2 का यूज करोगे तो वो तो कूलेंट में तो अच्छा करेगा, उसको बाहर लाओगे तो डायरेक्टली गैसेस के फॉर्म में निकल के बाहर निकल जाएगा बिना किसी तरह का कोई लिक्विड को छोड़े हुए। और एक फाइनली आपके पास इसके अंदर पढ़ते हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के अंदर पढ़ते हैं सिलिसिलिक एसिड H4SiO4 होता है। इस सिलिकेट के अंदर एक फॉर्मूला होता है, SiO4 के ऊपर 4- होता है, इसको हम टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरीके से। Si आपके पास यहाँ रहता है और 4 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ होता है। 2D अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये क्या है तो बोलेंगे कि आपके पास सिलिकॉन है, 4 ऑक्सीजन जो यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन इसके जस्ट पीछे होता है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि O मान लेते हैं और ये सिलिकॉन है उसको सेंटर, उसको एक पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये 3 ऑक्सीजन है और ये चौथा ऑक्सीजन यहाँ पर है और जो पॉइंट आपको दिख रही है वो वास्तव में सिलिकॉन है। तो SiO4 यूनिट को लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके टाइप्स को देखोगे तो ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा होती है, बहुत तरीके की होती है, तो वो सब कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वो चीज आप देख भी समझ सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन हम करवा दे रहे इसके ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है इस ब्लॉक से। कहाँ गया क्वेश्चन? देखो कुछ क्वेश्चन एक्स ब्लॉक के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो कितना क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग इसमें। कुछ क्वेश्चन अभी बनवा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, सब क्वेश्चन लगभग आपसे बन जाएंगे। इस ब्लॉक तो हो गया, इस ब्लॉक हम भेज देंगे पी ब्लॉक से। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही दिया हुआ है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दे रहे हैं हमें, थोड़ा और ये तरीके समझ में। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, एक्स लिखा हुआ है, वेयर मेटल ऑक्साइड आर इतना इन नेचर। द नॉन मेटल ऑक्साइड आर, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक। और वाई जो आपके पास है मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के बेसिक। होते हैं? यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्स का मान एसिडिक और वाई बेसिक है ही नहीं। अच्छा ऊपर वाला दिख रहा है। हाँ कभी कभी होते हैं क्या ना, देखो जैसे कार्बन CO देखोगे, CO2 देखोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक नेचर का है, लेकिन CO एक न्यूट्रल नेचर का भी होता है। तो खैर पहला ऑप्शन सही है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और वाई आपके पास बेसिक नेचर के होते हैं। सबसे पहले देखो तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट पे कौन से एलिमेंट्स है? ये तो छोटे क्लास में 10th क्लास में मालूम हम लोग हो जाता है। सबसे ज्यादा जो मेटल्स के फॉर्म में अगर पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपके पास होता है एल्यूमिनियम। अगर सिर्फ अगर मान लो कि अगर लिखा रहता है एलिमेंट्स, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मेटल्स लिख दिया हुआ है, मेटल्स ही दिया हुआ है सब, तो इसलिए इसमें सबसे पहला नंबर आपके पास एल्यूमिनियम का होता है। अब कुछ देर पहले भी हम लोग बताएं कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ये स्टार्टिंग में बता चुके हैं। बोरोन था आपके पास, एल्यूमिनियम था, इंडियम था, गैलियम था, थैलियम था। डी। बोरोन सबसे ज्यादा है, हाँ आपके पास, ठीक है, वेरी गुड। बोरोन फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में आपका गैलियम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक करो इसके अंदर वही चीज है, उसके ऊपर फिर इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन निकाला हुआ है, एक ही बात हो जाएगा फिर दोनों का, बस H1 उसको छोड़ दीजिए।
एक ही चीज को कितना बार बनिएगा। फिर देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट यूजफुल फॉर फूड पैकेजिंग। हम लोग देखो कि ज्यादातर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं फूड पैकेजिंग के लिए। बाहर से आप पिज्जा और डोसा सब ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगा हुआ रहता है। तो वो सब एल्युमिनियम फॉयल क्यों लगा रहता है, तो कहोगे कि इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो चीजें बाहर से अगर कभी ब्रेड वगैरह ऑर्डर किए तो सब एल्युमिनियम फॉयल से लपेट लिया जाता है। उसके बाद जैसे आप उसको ओपन करोगे तो देखोगे कि अभी भी वो गर्म है। तो रीजन क्या होना चाहिए इसका? गुड थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से इसका यूज करते हैं हम लोग। गैलियम के बारे में क्या कहा जाता है? तो गैलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर द एलिमेंट विच शो लिस्ट मेटालिक कैरेक्टर, सबसे कम इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? बी। बोरॉन तो पूरी तरीके से नॉन मेटल है। फिर यहाँ देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? तो जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी का मेल्टिंग पॉइंट्स कम है। तो कौन सा था लिक्विड के फॉर्म में 13 ग्रुप में? गैलियम। गैलियम ही था जो आपके पास लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर देखो इसमें क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म M+3 आयन। इसमें से कौन सा M+3 आयन नहीं फॉर्म कर सकता है? तो जितने नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो +3 फॉर्म में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो +3 फॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इंडियम। सबसे लास्ट में आपको इंडियम मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर विच ऑफ द कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, BF3 का एग्जिस्ट नहीं करेगा, TCl5 TCl3, तो वो अभी कुछ देर पहले ही बताया आपको मैं। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या लुईस एसिड, लुईस बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें एसिड कौन सा है? यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है। AlCl3 को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? तो AlCl3 को लगा दो, फिर साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बस लिख दिया ना उसमें। तो ट्राई करना है इसके अंदर। फिर बोरिक एसिड के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर जितना चीजें बताएं सारा तुम लोग देखना बनाकर कितना बनता है। इसमें ऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में भी लिखा हुआ है। जितना इंपॉर्टेंट टर्म था